एवरीवन। तो आज से हमने स्टार्ट किया यूपीपीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ की जो भी टेस्ट होंगे वो लगाना। तो पॉलिटी के टेस्ट स्टार्ट किए हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द आर्टिकल 13 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू कि बताता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि डिक्लेयर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट अ लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड। तो हमें आर्टिकल 13 की जो वर्बटम स्टेटमेंट तो पहले से ही याद है कि जो भी लॉज होंगे जो इनकन्सिस्टेंट होंगे या डेरोगेट कर रहे होंगे फंडामेंटल राइट्स को, वो क्या करेंगे, वो दैट शैल बी वॉइड। तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू तो डायरेक्टली बता तो रहा है कि जुडिशियल रिव्यू करेंगे, जुडिशियली रिव्यू कर सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है डिक्लेयर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट अ लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड। भाई केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया था, वो यही तो बोला था कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर्स को डिस्टर्ब करेगा वो चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, द टर्म सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी इन द ओथ्स और अफर्मेशन वर एडेड बाय द 69th अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, ये बोल रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जो नॉट 16 से बोल रहा है। फिर बोल रहा है द 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ठीक है। तो सबसे पहले देखो स्टेटमेंट पहला वाला तो बोला कि, तो सेकंड का आंसर जो होगा दोनों के दोनों ही राइट हैं, बिकॉज वो सीधे जो भी ओथ लिए जाते हैं तो वो आप बोलोगे सोवर्निटी इंटीग्रिटी जो इंडिया की है वो उसको आप मेंटेन करोगे, और वो ऐड हुआ था 16th वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। फिर वो रिकमेंडेशन इन्हीं की थी, ठीक है। ये पता होने वाली बात है कि हमें पता है तो पता है वाला। तीसरा क्वेश्चन है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द हेड ऑफ द स्टेट। ये सबसे मुझे लगता है ईजी होगा, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमें सब पता होता है। तो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि रियल होते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। हो गया, तीसरा भी हो गया। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ का क्वेश्चन बोल रहा है कि एक असर्शन है, उसकी रीजनिंग दी गई है। तो पहला है स्टेटमेंट कि द प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ठीक है। ये तो हमें भी पता है कि सारे मिनिस्टर्स, नॉट द प्राइम मिनिस्टर्स, ऑल द मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। बट द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट को कभी भी डिसमिस कर सकते हैं, बट उसके वैलिड रीजन्स हैं। जैसे अगर कॉन्फिडेंस लूज कर गया है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला एनसीएम चल गया, कॉन्फिडेंस लूज कर गई उसकी गवर्नमेंट, तो वो हो जाएगा, रिज़ाइन करना ही पड़ता है वो सारी चीज़ें। तो ये कैन नॉट बी डिसमिस बाय एनी, वो चीज़ें होती हैं। पर मेजॉरिटी लूज़ कर गया, कॉन्फिडेंस लूज़ कर गया, तो इसका ये सही है, बट ये गलत, ये स्टेटमेंट ही गलत है, सेकेंड वाला रीज़न गलत है, और ए वाला असर्शन सही है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाले का क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट द इफ़ एनी फंक्शनरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई फंक्शनरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होता है, इज़ टू बी कंपेयर्ड विद द यूएस प्रेसिडेंट, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। ये स्टेटमेंट एज इट इज़ वर्बटम B.R. अम्बेडकर जी की है, ठीक है। उन्होंने बोला था कि यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जाए तो वो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जो भी पावर्स ज़्यादा होती है ना प्रेसिडेंट की, किस में, यूएस की, और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की पावर्स नहीं है, वो नॉमिनल हेड है, रियल हेड तो है नहीं। अभी ऊपर देखा हमने, तो B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था ये, ठीक है। अब आते हैं सिक्स वाले पे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। ये स्टेटमेंट दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा के लिए, ठीक है। पार्लियामेंट, ये यूपीएससी का PYQ है, जो कि उसमें पूछा था, पार्लियामेंट पे नहीं, हाउस ऑफ द पीपल पे होते हैं, ठीक है, लोकसभा के लोगों के लिए। अब आते हैं सेवन्थ वाले पे। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये सबसे इजी है कि पार्लियामेंट की जो प्रोविजंस होते हैं, हमारा तो जो 75 है और 74 मिनिस्टर्स के लिए स्टार्ट हो जाता है कि ये सारी चीज़ें, तो 79 से लेके 122 तक
ये हमारे पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल्स दी हुई हैं, डिटेलिंग दी हुई है, ठीक है। अब आते हैं 8th वाले पे कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है राज्यसभा की वो फिक्स्ड एट, ठीक। तो ये सबसे ये फैक्चुअल चीज़ें होती हैं कि लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है, राज्यसभा की कितनी होती है। तो ये तो आंसर 250 है और करेंटली 238 तो रिप्रेजेंटेटिव विद स्टेट और उसके यूनियन टेरिटरीज़ के, और 12 नॉमिनेशन होते हैं ना, 12 नॉमिनेट करके आते हैं, ठीक है। आप रिकॉल कर सकते हो कि कहाँ से उतने नॉमिनेशंस होते हैं, ठीक है, 12 जो नॉमिनेट होकर आते हैं। अब 9th वाले पे देखते हैं, टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स शुड बी इन्वोक्ड बाय द पार्लियामेंट। अब देखो नेम चेंज करना है, ठीक है, स्टेट का। तो आर्टिकल 1 तो यूनियन टेरिटरी वाली सारी चीज़ें जो पार्ट 1 के बारे में बोल रहा है। आर्टिकल 2 जो बोलता है वो इस्टेब्लिशमेंट, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिशन किसकी, नए स्टेट्स की, ये बोलता है। तो ये तो नहीं रहेगा, नेम चेंज करने वाला तो आर्टिकल 3 होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप उसके नेम चेंज करना चाहते हो, एरिया को डिक्रीज़ करना चाहते हो, इंक्रीज़ करना चाहते हो। इनफैक्ट इफ़ यू टॉक अबाउट द बाउंड्रीज़ को क्या करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। नाम बदल दिया, सब ये सब तो आर्टिकल 3 में दिया। आर्टिकल 4 बताता है कि जो 2 और 3 में है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। 10th का देखते हैं, द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा वेर अकॉर्डेड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इन विच ईयर। तो ये फैक्चुअल है, ये 77 में ही मिला है। और ये था कि तो हमें पता होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का जो भी होगा उसमें क्या होता है कि वो बनेगा कौन, जो 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस लेके आएगा, ठीक है, जो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना चाहेगा, ठीक। और वो गवर्नमेंट जो होती है वो अपोजिशन की कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, ठीक है। तो इसके लिए वो 1977 में ये स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिली थी, ठीक। अब आते हैं 11th पे कि ऑफिस ऑफ द विफ क्या होता है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑफिस ऑफ द विफ, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नहीं भाई, ये ऑफिस चीफ विफ का और ये सब विफ का ऑफिस नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली नहीं था, ये रूल्स में है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत ही है। बट दूसरा बोल रहा है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी वेदर द रूलिंग और अपोजिशन हैज़ इट्स ओन विफ इन द पार्लियामेंट। हाँ है होते हैं, तभी इसके आंसर ओनली 2 होगा। और ये सिर्फ मेंटेन करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी है वो सारी जो भी डिसिप्लिन है और सारी चीज़ें मेंटेन हो रही हैं कि नहीं, डिसिप्लिनरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 11th तक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12th पे, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट की कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहला बोल रहा है कि टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अ पर्सन शुड बी कंप्लीटेड 30 ईयर्स। नहीं 35 ईयर्स, क्योंकि हमें राज्यसभा की जो चीज़ें जितनी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफाइड होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को। ही शुड क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। हाँ, वो मेंबर नहीं होते हैं, ही इज़ नॉट अ मेंबर बट एटलीस्ट क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। हिज इलेक्टोरल कॉलेज इज सेम फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। नहीं, सेम नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर इंक्लूड होते हैं। हिज इलेक्शन इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। नहीं, ये सीक्रेट बैलेट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो कि प्रेसिडेंट का होता है उसके लिए होता है। तो ये गलत, ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब आते हैं इस पे 13th पे। 13th का सबसे ईजी नहीं कह सकते, बेसिक्स क्वेश्चन हैं ये पॉलिटी के। प्रोरोगेशन क्या होता है, देखो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, कुछ भी आते हैं तो समन करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट कोई भी सभा को उस टाइम असेंबली को, और फिर उठाते हैं, फिर प्रोरोग करते हैं। इसका मतलब रोक देना होता है, ठीक है। उसके बीच में जो प्रक्रियाएं होती हैं, बीच में जो प्रोसेस चलती है एडजर्नमेंट की, वो सिर्फ स्पीकर करते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि प्रोरोगेशन क्या है। तो प्रोरोगेशन में स्टेटमेंट दिया, टर्मिनेशन ऑफ दिस टर्मिनेशन ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ, टर्मिनेशन ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ए का टू मिल गया, ठीक है। एडजर्नमेंट क्या होती है, एडजर्नमेंट होता है टर्मिनेशन ऑफ द, हाँ, ये सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट फॉर स्पेसिफाइड टाइम। हमेशा मतलब वो आप सेशन को टर्मिनेट नहीं करते हो, वो तो प्रेसिडेंट के हाथ में है, पर ये स्पेसिफाइड टाइम के लिए होता है जो कि स्पीकर करता है। तो बी का वन इसमें भी है, इसमें भी है।
कोरम क्या होता है, लास्ट से देख लेते हैं। कोरम होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द मीटिंग, ठीक है। तो डी का 4, तो ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। क्योंकि समनिंग जो होता है द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ऑल द मेंबर्स टू द पार्लियामेंट टू मीट, और ये प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक। तो आंसर मिल गया हमें और ईजी था। अब आते हैं 14th पे। 14th क्या बोल रहा है, अब देखते हैं 14th वाला क्या बोल रहा है कि इसमें भी मैच द फॉलोइंग है। तो पहला स्टेटमेंट है कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 1985 का था, तो वो तो एंटी डिफेक्शन लॉ था, तो ए का 3 हमें आंसर पहले ही मिल गया। 61st वाला अमेंडमेंट था कि रिडक्शन हुआ था वोटिंग एज का, ठीक है, तो ये भी हाँ सही है। 73rd हमें पता है PRI पंचायती राज सिस्टम्स, और 74th वाला अलग पता है। 86 अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन वाला, तो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ को भी चेंज किया गया था, ठीक। आंसर पहले मिल गई इसकी। अब आते हैं फिर से असर्शन और रीजनिंग आती है। तो पहला असर्शन दिया है द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन रिजर्व द मनी बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ ये होता है 201 का है शायद आर्टिकल नंबर, और 200, तो ये हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं कि व्हेन द गवर्नर रिजर्व्स अ मनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ही और शी विल नॉट हैव एनी फर्दर रोल इन द इनैक्टमेंट ऑफ द बिल। बिल्कुल, अगर प्रेसिडेंट रिजर्व कर दिया और कंसिडरेशन के लिए दे दिया गया प्रेसिडेंट को, गवर्नर ने दे दिया बिल, तो उसका पूरा रोल ख़त्म हो जाता है, गवर्नर का कोई रोल नहीं रह जाता, अब सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर दोनों ही करेक्ट है, पर स्टेटमेंट राइट नहीं बोल रहा है, क्योंकि इसका रीज़न बिकॉज लगा के, जब भी हमें कन्फ्यूजन होना चाहिए हो तो हमें बिकॉज लगा के देख लेना चाहिए। द गवर्नर ऑफ दिस इसलिए रिजर्व करता है क्योंकि वो उसका रोल ख़त्म हो जा रहा है, नहीं, क्योंकि उसमें दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये चीज़ें उनको दी हुई हैं गवर्नर को, और ऐसे डिस्क्रिशनरी पावर्स दिए हैं, जबकि प्रेसिडेंट के लिए डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं दिए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले VIQ में। अब आते हैं 16 में, फिर से असर्शन रीजनिंग है। बोल रहा है इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज ए इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ठीक है, बट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ ये तो सही है, क्योंकि आर्टिकल जो 2 है, आर्टिकल 3 है, स्पेशली 3 जहाँ पे आप बाउंड्रीज़ को चेंज कर रहे हो, और किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर रहे हो प्रेसिडेंट के लिए, और आपसे सहमति ली जाएगी, बट आपकी जो सहमति होगी स्टेट्स की उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट जो करना होता करती है, ठीक है। जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को होता है वो गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया, क्योंकि सारा होल्ड तो पार्लियामेंट का है, तो अभी तो आर्टिकल 3 में चेंज कर सकते हो बाउंड्रीज को, पार्लियामेंट के हाथ में है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, पर दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग ईच अदर, ठीक है। कि हाँ इंडिया डिस्क्राइब करता है कि भाई जो स्टेट्स हैं वो एक उनका वो आज़ादी नहीं हुए कि छोड़ के चले जाने वाला, ठीक है। तो इसके आंसर्स मिल गए। अब आते हैं 17th वाले पे, फिर से मैच द फॉलोइंग, तो देखते हैं, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, तो ए, ठीक है, तो ये आएगा इसका, तो 2 होगा, ठीक है। तो ए का 2 इसमें है तो इसको कट करते हैं, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस, तो आर्टिकल ये तो 20 है, ठीक है, और प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स 23 एंड 24 ह्यूमन लेबर वाला राइट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में 32 आता है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है, 17th का। अब आते हैं 18th वाले में। 18th भी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें याद होना चाहिए प्रियम्बल की सारे रिस्पेक्ट में कौन कब ऐड हुआ था। तो बोल रहा है कि इट वॉज अडॉप्टेड ऑन द दिस 26 नवंबर 1949, ठीक है। द टर्म सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक वर एडेड इन द प्रियम्बल थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। हुआ था बट डेमोक्रेटिक नहीं हुआ था, SSI ट्रिक है, जो सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी हुई थी, क्योंकि हमारा सोवरेन और रिपब्लिक SDR जो था पहले से था, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और सोवरेन ये पहले से थे, SSI ने ऐड हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ओनली 1, क्योंकि सेकंड वाला तो गलत है, वो डेमोक्रेटिक तो ऐड नहीं हुआ था। 19th में आते हैं। 19 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट केसेस, अरेंज दिस ऑर्डर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोल रहा है, और ये कौन अर्लीस्ट हुए थे एंड दिस ऑर्डर में मेंटेन करना है, ठीक है। अब आते हैं 19th वाले में। तो सबसे पहले हमें मुझे जितना भी याद आ रहा है, गोलकनाथ केशवानंद भारती केस तो 1973 में हुआ था, गोलकनाथ 1967 में हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेकंड आएगा, सेकंड सबसे पहले आएगा, तो ये कट गया, ठीक है।
तो इन दोनों में देखते हैं। फिर मेनका गांधी का जो केस हुआ था वो 1973 के बाद, हाँ जब ये हुआ था प्राइवेसी वाली जो चीज़ आई थी, ठीक है, तो 78 पे हुआ था। और मिनर्वा मिल्स सबसे ज़्यादा है कि भाई फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, तो 80 में हुआ था। तो ये आंसर इसका होगा आई थिंक दिस, हाँ ये होना चाहिए, यही है, ठीक है। 20th का देखते हैं, 20 का देखते हैं। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अभी मैंने ऊपर बताया SSDR। तो सबसे पहले हम क्या होंगे, सोवरेन होंगे ना, क्योंकि हम आज़ादी की लड़ाई भी हम इसीलिए लड़ रहे थे कि सोवरेनिटी आए, डोमिनियन स्टेटस वाला सबसे पहले। तो सोवरेन होंगे, सोशलिस्ट होंगे, सेकुलर होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे, रिपब्लिक होंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। रिपब्लिक लास्ट में, तो SSDR से ये याद कर सकते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज करते हैं कभी कभी। तो 21 देखते हैं कि ऑन द November 26, 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्ड, उस टाइम क्या कंटेन किए थे, ये तो सब पढ़ते हैं तो वर्बटमी याद हो जाता है, या नहीं याद है तो याद कर लीजिए कि 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल था, 395 वो थे आर्टिकल्स थे, ठीक है। 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। इट इज़ फाउंड बाय द क्रिस्प मिशन प्रपोजल, जबकि वो तो क्रिस्प मिशन फेल हो गया था, ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। इट हैड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन द 19 दिसंबर 1946, ये सही है क्योंकि पहली मीटिंग हुई थी और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी शायद 13 दिसंबर को ही पारित कर दिया गया था जवाहरलाल नेहरू पहली मीटिंग के बाद ही। और ये तो गलत है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आई थी उसमें इसको अलाउ किया गया था, तो ये गलत है। इट इज़ होली इलेक्टेड बॉडी, ये भी गलत है। पार्शली नॉमिनेटेड भी थी, तो ये वाला मतलब हमें नॉट ट्रू पूछा है तो डी होगा, ए और सी दोनों ही गलत है, ठीक है। अब आते हैं 23 पे। 23 बोल रहा है कि, चलिए 23 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और चेयरपर्सन, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है कि हाउस कमेटी, जो हमें पता है उसको मैच करना शुरू करते हैं। जो रूल्स और प्रोसीजर्स कमेटी थी वो तो हमें पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही चला रहे थे, स्टीयरिंग कमेटी भी इन्हीं की थी, ठीक है। तो 23 में देख लेते हैं, प्रोविंशियल की जो बातें चलती थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल संभालते थे और स्टेट के लिए जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो डी आंसर सही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, द 6th शेड्यूल इज़ नॉट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हमें याद होता भी है, AM/TM विदाउट मनी, तो विदाउट मनी इज़ नॉट मणिपुर वाला, मणिपुर नहीं है। द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स ऑफ दिस, तो ये तो वर्बटम में फर्स्ट वाला हुआ था, 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। सो अभी तक यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट सीरीज़ में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।